राहुल सांकृत्यायन जी की पुस्तक वोल्गा से गंगा के पिछले एपिसोड में हम इसकी दूसरी कहानी दिवा को पढ़ रहे थे, जिसमें अब तक हमने जाना कि निशा जन जो पहली कहानी की नायिका है, उसका परिवार बहुत ज्यादा फल फूल रहा है और बड़ा हो गया है, जिसकी ग्रुप लीडर अब जो है दिवा है। और लगातार परिवार के बढ़ने का मतलब है कि भोजन की ज्यादा व्यवस्था करना। इसी वजह से निशा जन जो है अब अपने परिवार के लिए जंगलों के कायदे कानून को ताक पर रखने लगा है और दूसरे जन के क्षेत्रों में जाकर शिकार करने लगता है, जिसके कारण उनके पड़ोसी जन उषा जन से उनकी शत्रुता बढ़ती जाती है। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि दोनों जनों के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है, जिसमें उषा जन की हार होती है और दिवा जन जो है बड़ी निर्ममता से छोटे छोटे बच्चों तक को पत्थरों पर पटक कर मार डालता है। और जो बचे हुए वृद्ध स्त्री पुरुष और बच्चे होते हैं उनको उन्हीं के घर में बंद करके आग लगा के जिंदा जला देता है और उत्सव मनाता है उस चीज का। यहां तक तो हमने पढ़ लिया था, हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे और दिवा कहानी के अंतिम भाग की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। चलिए अब देखते हैं निर्मम हत्या करने के बाद किस तरीके से नायिका दिवा जो है वो जश्न मनाती है और पूरा निशा जन जो है वो किस तरह अपने ग्रुप लीडर का सहयोग करता है इस जश्न में। सुनिए। जननायिका दिवा बहुत खुश थी। उसने 3 माताओं की छाती से छीनकर उनके बच्चों को पत्थर पर पटका था। जब उनकी खोपड़ी के फटने का शब्द होता तो वह किलकिलाकर हंसती। कितना भयानक वर्णन है ये एक स्त्री का, मैं समझती हूँ। लेकिन ये जिस टाइम पीरियड की बात है उस समय सर्वाइवल द फिटेस्ट का रूल काम करता था। आप जो है वो दूसरे को दबा कर आगे बढ़ेंगे। खान पान के बाद उसी आग के प्रकाश में नृत्य शुरू हुआ। दिवा अपने तरुण पुत्र वसु के साथ आज नाच रही थी। दोनों नग्न मूर्तियां नृत्य के ताल में ही कभी एक दूसरे को चूमती, कभी आलिंगन करती, कभी चक्कर काटकर भिन्न भिन्न नाट्य मुद्राएं दिखलाती। सब जन जानता था कि आज उसकी जननायिका का प्रेम पात्र वसु बना है। वसु विजयोन्माद मत माता के प्रेम को ठुकराना नहीं चाहता था। तो आज जो है प्रेम के लिए दिवा ने अपने ही पुत्र वसु को चुना है। उससे पहले उसने अपने भाई को चुना था, सूरश्रवा को। निशा जन का मृग्या क्षेत्र अब 54 से अधिक हो गया है। शरद के निवास के लिए उसे बिल्कुल चिंता न रह गई। उषा जन को हराने के बाद उनका भी जो शिकार करने का क्षेत्र था वो भी अब निशा जन के हिस्से में आ गया है। चिंता उसे सिर्फ एक बात की थी, उषा जन के मारे गए लोगों ने जो बात जीवित रहते न कर पाई उसे अब वे मरने के बाद प्रेत बनकर करना चाहते थे। उस जले दम की जगह प्रेतपुर बस गया था, जिसमें अकेले दुकेले गुजरना किसी निशा जन वाले के लिए असंभव था। कितनी ही बार शिकारियों ने दूर तक फैली आग के सामने सैकड़ों नंगी मूर्तियों को नाचते हुए देखा। स्थान परिवर्तन के समय जन को उधर से ही जाना पड़ता था, किंतु उस वक्त में भारी संख्या में होता और दिन के उजाले में जाता। दीवाने तो कई बार अंधेरे में दुधमुहे बच्चों को जमीन से उछलकर अपने हाथों से लिपटते देखा। उस वक्त वह चिल्ला उठती। मतलब जितने मुंह उतनी बातें। उस समय अकेलेपन से लोग डरते थे, अंधेरे से लोग डरते थे। उन्हें लगता था उषा जन के लोगों को हमने जलाकर मार तो दिया है, लेकिन अब वो प्रेत बनकर हमें डरा रहे हैं। अब इसका चौथा व अंतिम भाग है। दिवा अब 70 से ऊपर की है। वह अब निशा जन की नायिका नहीं, किंतु अब भी वह उसकी एक सम्माननीय वृद्धा है, क्योंकि 20 वर्ष तक जननायिका रहे उसने अपने बढ़ते हुए जन की समृद्धि के लिए बहुत काम किया था और इस काम में निर्मम हत्याएं भी शामिल थीं। इन वर्षों में जन को कई बाहरी जनों से लड़ना पड़ा था, जिसमें उसे भारी हानि उठानी पड़ी, तो भी निशा जन सदा विजयी रहा। अब उसके पास कई मासों के लिए पर्याप्त मृग्या क्षेत्र हैं। मासों मतलब 1 महीना 2 महीना, इस तरह से कई महीनों के लिए। दिवा के लिए यह सब अर्थात भगवान की कृपा से था। यद्यपि हाथ के पटके हुए बच्चे अब भी कभी कभी उसकी नींद को उचाट कर देते थे। जाड़ों का दिन था, वोल्गा की धारा जम गई थी और महीनों के बरसते हिम के कारण वे दूसरे रजत बालू का या घने कपास की राशि सी मालूम होती थी।
दूसरी ओर जंगल में शिविर की निर्जीवता और स्तब्धता छाई थी। निशाजन की संख्या अब और भी ज्यादा थी, इसलिए उसके आहार की मात्रा भी अधिक होनी जरूरी थी, किंतु साथ ही उसके पास काम करने वाले हाथ भी अधिक थे और काम के दिनों में वह अधिक मात्रा में आहार संचय करते। जाड़ों में भी सभी कुत्तों के लिए निशा पुत्र और पुत्रियां शिकार में कुछ ना कुछ प्राप्त कर लेती। तो यहाँ पर कुत्ते जो हैं उस वक्त हम लोगों के मनुष्यों के साथ रहते थे, उनका सहयोग करते थे और पालतू थे। यहाँ तक कि इसमें दिया गया है कि कुत्तों को इतनी ट्रेनिंग थी कि कुत्ते जो है कोई ना कोई छोटा मोटा शिकार मार कर ले आया करते थे। इधर उन्होंने शिकार का एक और नया ढंग निकाला था। चारे के अभाव में हिरण, गाय, घोड़े आदि शिकार के जानवर एक जंगल से दूसरे जंगल में चले जाते थे। कृपया ध्यान दीजिए, इसमें हिरण, घोड़े के साथ साथ गाय का भी जिक्र है कि गाय का भी शिकार किया जाता था। जाहिर सी बात है, उस वक्त सिर्फ शिकार खाने की कमी को पूरा करने के लिए किया जाता था, जिसमें गाय भी शामिल बताई गई है। निशाजन ने जमीन में गिरे दानों को जमते देखा था, इसलिए उन्होंने घास के दानों को आर्द्र भूमि में छींटना शुरू किया। इन उगाई घासों के कारण जानवर कुछ दिन और अटकने लगे। तो इस तरीके से जो है वो खेती के तौर तरीके समझकर इंसान ने थोड़ा थोड़ा अनाज उगाना शुरू किया, लेकिन अभी उसे ये नहीं मालूम था कि इस अनाज को वह खुद भी खा सकता है। अनाज इसलिए उगाया जा रहा था कि जानवर जो है चारे के अभाव में जगह छोड़कर दूसरी जगह पर ना चले जाएं सर्दियों में। उस दिन ऋक्षश्रवा के कुत्ते ने खरगोश का पीछा किया। ऋक्षश्रवा भी उसके पीछे दौड़ा। पसीना छूटने पर उसने अपने बड़े चर्म कंचुक को उतार कंधे पर रख लिया, फिर दौड़ना शुरू किया, किंतु कुत्ता अभी भी नहीं दिखलाई पड़ता था। बर्फ में उसके पैरों के निशान जरूर दिखलाई पड़े थे। वृक्ष हाँफने लगा था और विश्राम करने के लिए एक गिरे हुए वृक्ष के स्कंध पर बैठ गया। अभी वह पूरी तरह विश्राम नहीं कर पाया था कि उसे दूर अपने कुत्ते की आवाज सुनाई दी। वह उठकर फिर दौड़ने लगा। आवाज नजदीक आती गई। पास जाकर देखा, देवदारू के सहारे एक सुंदरी खड़ी है। उसके शरीर पर श्वेत चर्म कंचुक हैं। सफेद टोपी के नीचे जहां तहां उसके सुनहले केश निकलकर दिखलाई दे रहे हैं। उसके पैरों के पास एक मरा हुआ खरगोश पड़ा है। वृक्ष को देख कुत्ता नजदीक जा और जोर जोर से भौंकने लगा। वृक्ष की दृष्टि सुंदरी के चेहरे पर पड़ी। उसने मुस्कुराकर कहा, मित्र, ये तेरा कुत्ता है? हाँ, मेरा है, किंतु मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। मैं कुरुवंश की हूं, ये कुरुजन की भूमि है। तो अब ये तीसरा जन जो है, पहले हमने उषा जन और निशा जन के बारे में पढ़ा, अब हम तीसरे जन के बारे में पढ़ रहे हैं जो है कुरुजन। कुरुजन की कह वृक्ष सोच में पड़ गया। कुरु यहाँ उसका पड़ोसी जन है। कितने ही वर्षों से दोनों जनों में अनबन चल रही है। कभी कभी युद्ध भी हो जाता है, किंतु कुरु उषा जन से अधिक चतुर है, इसलिए युद्ध में सफलता की आशा न देख वह अक्सर अपने पैरों से भी काम लेता है, मतलब फटाफट पलायन कर जाते हैं। इस तरह जहां हाथ सफलता नहीं प्रदान करते, वहां पैर जीवित रहने में सफल बनाते हैं। निशापुत्र बराबर कुरु संहार का निश्चय करते, किंतु अभी तक वे अपने निश्चय को कार्य रूप में परिणत नहीं कर सके थे। वृक्ष को चुप देख तरुणी ने कहा, इस खरगोश को तेरे कुत्ते ने मारा है, इसलिए इसे तू ले जा। लेकिन ये कुरु का मृग्या क्षेत्र है, में मरा है। हाँ, मरा है, किंतु मैं कुत्ते के मालिक की प्रतीक्षा कर रही थी। प्रतीक्षा में? हाँ, कि उसके आने पर इस खरगोश को दे दूं। कुरु का नाम सुन वृक्ष के मन में कुछ द्वेष सा उठ आया था, किंतु सुंदरी के स्नेहपूर्ण शब्दों को सुनकर वह दूर होने लगा। उसने प्रत्युपकार के भाव से प्रेरित होकर कहा, शिकार ही नहीं, तूने मेरे श्वक अर्थात कुत्ते को भी मुझे दिया। यह कुत्ता मुझे बहुत प्रिय है, सुंदर श्वक है। सारे जन के बीच क्यों ना हो, मेरी आवाज सुनते ही मेरे पास चला आता है। अब दोनों कन्वर्सेशन कर रहे हैं। इसका नाम शंभू। और तेरा मित्र? ऋक्षश्रवा, रोचना सुनु। तो ये रोचना का पुत्र है।
निशा की जो सबसे सशक्त बेटी बची रह जाती है रोचना, निशा के बाद वो उसकी मालकिन बनती है। और रोचना का वंश जब आगे चलता है, तो जैसे जैसे निशा का वंश बढ़ता चला जाता है, तो अब हमारी नायिका दिवा जो है वो उसकी ग्रुप लीडर बनती है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मगर मैं साथ साथ आपको बताती चलूंगी सब। रोचना सुनो, मेरी माँ का नाम भी रोचना था। वृक्ष, जल्दी ना हो तो थोड़ा बैठ। वृक्ष ने धनुष और कंचुक बर्फ पर रखकर सुंदरी के पैरों के पास बैठते हुए कहा, तो अब तेरी माँ नहीं है? नहीं, वह निशा जन के युद्ध में मारी गई। वह मुझे बहुत प्यार करती थी। कहते कहते तरुणी की आंखों में आंसू भर आए। वृक्ष ने अपने हाथ से उसके आंसू को पोंछते हुए कहा, ये युद्ध कितना बुरा है। हाँ, जिसमें इतने प्रियों का बिछोह होता है, और अब वह भी बंद नहीं हुआ। बिना एक के उच्छेद हुई कैसे बंद होगा? मैं सुनती हूँ निशा पुत्र फिर आक्रमण करने वाले हैं। मैं सोचती हूँ वृक्ष, तेरे जैसे ही तरुण तो वह भी होंगे, और तेरी जैसी ही तरुणियां कुरुओं में भी होंगी। फिर भी हमें एक दूसरे को मारना होगा। वृक्ष, ये कैसा है? वृक्ष को ख्याल आया 3 दिन बाद उसका जन कुरुओं पर आक्रमण करने वाला है। वृक्ष के कुछ बोलने से पहले ही तरुणी ने कहा, लेकिन अब हम नहीं लड़ेंगे। नहीं, कुरु नहीं लड़ेंगे। हाँ, हमारी संख्या इतनी कम रह गई है कि हमें जीतने की आशा नहीं। फिर कुरु क्या करेंगे? वोल्गा तट को छोड़ दूर चले जाएंगे। वोल्गा माता की धारा कितनी प्रिय है, अब फिर ये देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए मैं घंटों यहाँ बैठी इस सुप्त धारा को देखा करती हूँ। तो तुम वोल्गा को फिर ना देख सकेगी, न तैर सकूंगी। इस गंभीर उद अर्थात जल में तैरने में कितना आनंद आता था। सुंदरी के कपोलों पर अश्रु बिंदु ढलक रहे थे। कितना क्रूर, कितना निष्ठुर। उदास हो वृक्ष ने कहा, किंतु ये जन धर्म है रोचना, सुनो, और बर्बर धर्म भी। फुटनोट 1, आज से 125 पीढ़ी पहले के एक आर्य जन की ये कहानी है। उस वक्त भारत, ईरान और रूस की श्वेत जातियों की एक जाति थी जिसे हिंदी स्लाव या शतह वंश कहते थे। तो ये शतह वंश क्या है, इसके बारे में आप नेट पर सर्च कर सकते हैं। यदि आपको कुछ अच्छी बातें मिलती हैं तो कमेंट सेक्शन के जरिए वो मुझ तक पहुंचाइएगा जरूर, और आपके वैल्यूएबल कमेंट्स का भी मुझे इंतजार रहता है, उन्हें भी मुझ तक जरूर पहुंचाइएगा। जय भीम लिखना अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ इस कहानी से आप क्या समझ पा रहे हैं या आपको कैसी लग रही है वो भी प्लीज जरूर लिखिए। असहमतियों का भी स्वागत है। यदि आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मुझे आज्ञा दीजिए, और अगले एपिसोड में हम इसकी तीसरी कहानी की तरफ बढ़ जाएंगे। जय भीम, धन्यवाद।